नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम साधक में। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व हम यह जान लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है और पीछे हम क्या कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 1 हम पढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे जो बिंदु लिखे हुए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे क्या कंप्लीट हो चुका है, तो मध्य प्रदेश के जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं वो कंप्लीट है, रियासतें कंप्लीट हैं, देन स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था मध्य प्रदेश का वह कंप्लीट है, पर्यटन वाला हिस्सा वो कंप्लीट है, जनजातियां जनजातीय व्यक्तित्व कंप्लीट है आपका। तो बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर रखी हैं। कुछ बातें शेष रह जाती हैं जो कल्चर का ही पार्ट है। एग्जैक्टली कल्चर ही है वास्तव में वो, है ना। हिस्ट्री एंड कल्चर आप यूनिट 1 को यदि नाम देना चाहें, शीर्षक देना चाहें तो आप ऐसा दे सकते हैं। तो कल्चरल पार्ट में हम चल रहे हैं। उसमें भी हमने जो जनजातियां हैं या पर्यटन वो कहीं ना कहीं कल्चर का ही हिस्सा होते हैं। पर और बेस में जाएं और देखें तो वास्तव में जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आपके किसी प्रदेश या देश के जो त्यौहार होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, लोक संगीत होते हैं, चित्रकला होती है या और किसी भी प्रकार की शिल्प कला होती है, संगीत कला होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके कल्चर का पार्ट होती हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा बहुत नजदीक है, 10 दिन ही मात्र शेष बचे हुए आपके पास। जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो मुश्किल से 8 दिन आपके पास शेष होंगे, है ना। तो बहुत कम समय लेते हुए अब इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह काम का नहीं है, आपके काम का यह ऐसे है कि जो निचोड़ है या जो आता है एग्जैक्टली वो ही चीज आज शामिल है इस क्लास में, है ना। पीछे मैंने थोड़ा सा लेंदी लेक्चर्स बनाए या कि कुछ अच्छा समझाने का प्रयास किया, लेकिन आपके समय को भी देखते हुए बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज देने का प्रयास मैं करूंगा अपनी क्लास में। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है और मात्र सुनना है। 2 से 3 बार आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीपीएससी में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो आइए देख लेते क्या पढ़ना है आज। तो आज हमें पढ़ना है, जैसे कि ये हेडिंग आप देख रहे हैं, तो केवल इतना नहीं लिखना है हमें, हम लोक कलाएं आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एक पॉइंट मध्य प्रदेश की लोक कलाएं और स्थापत्य कला, और एक जगह मध्य प्रदेश में कलाएं लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, तो उसमें कलाओं में आप तो संगीत कला, चित्रकला, ये सब चीज अलग से देख सकते हैं। उसके प्रमुख चित्रकार, रंगकर्मी, है ना, नाट्य कला, वो सब अलग से देखा जा सकता है। लोक कला में क्या होता है, लोक संगीत आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, लोक आपके नाट्य आते हैं, इसके अलावा शिल्प कला आता है, इसके अलावा चित्रकला आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो आज हम इस हिस्से में बहुत कम समय में कंप्लीट करने वाले हैं 5 चीजें। कौन कौन सी, फिर से सुन लीजिए आप ध्यान से। लोक संगीत आपके पीछे लिखा ही हुआ है, इसके बाद लोक नृत्य होगा, देन उसके बाद लोक नाट्य होगा, देन उसके बाद शिल्प कला, एंड देन उसके बाद आपका चित्रकला होगा। तो इन 5 खंडों को कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, तो एक ओवरव्यू एक ही इस स्लाइड से मैं दे देता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में लोक संगीत। अलग अलग खंड है, बघेल खंड है, बुंदेलखंड है, मालवा है और निमाड़ है। अलग अलग स्थान है, ये मध्य प्रदेश के ही हिस्से हैं। और ऐसे ही सिंपल से प्रश्न आते हैं कि जो पंडवानी गीत है वह मध्य प्रदेश के किस हिस्से से संबंधित है। सीधा सा प्रश्न आता है। एग्जाम में जाए कुछ उठपटांग से जो कर्मचारी चयन मंडल लेता है एग्जाम, उसमें कुछ बातें आ जाती हैं किसके लिए कौन सा वाद्य यंत्र है, लेकिन कुछ, है ना, 10 में से 1 बार ही ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। तो उसमें आज हमें जाने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लगभग कॉमन होते हैं और बिल्कुल यथार्थ नहीं है। किताबों में जो लिखा है प्रश्न तो वहां से बन जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के लिए एक तारा प्रयोग हो रहा है वाद्य यंत्र, है ना, तो मात्र एक तारा नहीं होता है ना। चंग पर कलगी तुर्रा होता है, कलंगी तुर्रा होता है, तो मात्र चंग ही नहीं होता है उसमें प्रयोग, और भी जो दूसरे खड़ताल होते हैं, मृदंग होता है, वो सब प्रयोग होते हैं वास्तव में। लेकिन जो थोड़ा सा साहित्यिक भाषा है, लेखन शैली है, वो ऐसा ही कुछ बातें प्रस्तुत कर देते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। पर वास्तविकता थोड़ा सा उससे इतर होती। तो आज हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। कम समय लेते हुए हम कैसे पढ़ने वाले हैं सभी चीजों को, ऐसे ही हम लोक नृत्य कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही हम लोक नाट्य कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही हम चित्रकला को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह की मैंने क्या बना रखी है, तालिकाएं बना रखी हैं कि बघेलखंड से रिलेटेड कौन कौन से आपके लोक संगीत हैं, बघेलखंड से रिलेटेड कौन कौन से आपके लोक नृत्य हैं, बघेलखंड से रिलेटेड कौन कौन से आपकी चित्रकलाएं हैं, ऐसी शिल्प कलाएं, ये सारी चीजें मैंने कर रखी। तो आज सिर्फ इसको सुनना है, रीड करूंगा, इसके आगे पीछे की बातें थोड़ा सा कम करूंगा, जो भी थोड़ा बहुत लगेगा निकल आएगा धोखे से तो वो निकल आएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम जानकारी दूं, ठीक। कारण यह है कि अनावश्यक अब आज आपको नहीं पढ़ना है, आज टू द पॉइंट आपको क्लास में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में अपनी क्लास को।
यह है लोक संगीत, देख लीजिए, इतना ही आपको देखना है, ये अपनी नोट्स पर बना लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। 2-4 बार सुन भी लेंगे तो आपका काम इतने में भी हो जाएगा, क्योंकि याद करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती ही है। तो आप क्या करें, सुन लें तो कहीं ना कहीं दिमाग हमारे एग्जाम में क्लिक कर देता है, 1 या 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते एग्जाम में। तो देखिए, हम बघेलखंड से शुरू करते हैं लोक संगीतों की। लोक संगीत मतलब एक नॉर्मल संगीत होता है जो तानसेन गाते हैं, जो आपके अलाउद्दीन खां गाते हैं, जो हाफिज अली खां गाते हैं, ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं, आमिर खां हैं आपके यहाँ पर। तो वो संगीत है नॉर्मल, है ना, उसे संगीत कला के रूप में अपन ले सकते हैं। लोक कलाएं जो लिखी उसमें अपन मध्य प्रदेश में कलाएं जो लिखा है उसमें अपन शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ लोक कलाएं कह रहे हैं। लोक मतलब कहीं ना कहीं फोल्क डांस है या कि फोल्क सॉन्ग्स हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं। फोक कहते हैं अपन, एल लगा रहता है उसमें साइलेंट है, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं बघेलखंड में कौन कौन से लोकगीत होते हैं, इनके नाम क्या है ना। जो लोग जिस रीजन से रिलेटेड होंगे, निश्चित रूप से इन लोगों को देखा होगा आपने, ऐसे गायन करते हुए लोगों को देखा होगा। लेकिन जो जिस फील्ड के नहीं है, थोड़ा सा उनको उस फील्ड में दिक्कत हो सकती है। बघेलखंड वालों को ये निश्चित रूप से देखा होगा उन लोगों ने, है ना। मालवा वालों ने इन चीजों को सुना होगा, देखा होगा, लेकिन मालवा वालों ने इसको नहीं देखा होगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल जो चीजें ये है ना, यही पैटर्न होता है। बस चीजें क्या है, थोड़ा सा बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, व्यक्तित्व बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर भरथरी जी का गीत गाया जाएगा, है ना। यहाँ पर संजा गीत लड़कियां गाती हैं, स्त्रियां गाती हैं। यहाँ बरसाती वार्ता होता है, कथा गायन का एक प्रकार है। तो ऐसे यहाँ पर कथा गायन का एक प्रकार पंडवानी है, कथाएं की जाती हैं महाभारत से रिलेटेड, है ना। यहाँ पर बस देवा गायन होता है, जो नॉर्मल लोग पुरुष गाते हैं सामान्यतः अकेले में, या कि आप कह दें मृत्यु गीत। यहाँ पर घोटुल पाटा है, यहाँ पर काया खोज है लगभग वही चीजें। तो परेशान नहीं होना है, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक। तो चलिए मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। बघेलखंड के हम लोक संगीतों के नाम जानने वाले हैं। देखिए फटाफट। एक होता है विदेशिया गायन। विदेशिया एक प्रकार की जाति है जिसमें क्या होता है, ये लोग गाना गाते हैं लंबी ताल के साथ, लंबी तान के साथ एक्चुअली, है ना, अकेले में सुनसान राहों पर, ऐसा कुछ। सेम बिरहा भी ऐसा होता है। बिरहा अहीर जाति के लोग ज्यादातर ऐसा गायन करते हैं। पशु चराने वगैरह पहले जाया करते थे, तो वो लोग अकेले में कुछ काम नहीं रहता था, तो वाद विवाद प्रतियोगिता टाइप या कि प्रतिस्पर्धात्मक शैली में ये चीजें थोड़ा सा होती थी। बिरहा गायन ये भी लंबी तान के साथ गाया जाता है, और उसमें सामान्यतः कान बंद कर लिए जाते तब गाया जाता है, ठीक, अच्छी आवाज निकलती। तो विदेशिया गायन, बिरहा गायन। ऐसे ही होता है एक बसदेवा गायन। बसदेवा गायन क्या है, तो बसदेवा एक कुछ विशेष प्रकार की ही जातियां होती हैं। हर बोले उनको कहते हैं। सुबह सुबह आ जाते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं आपके दरवाजे पर, और आपको उसके बदले कुछ अनाज या कुछ पैसा आपको उनको देना पड़ता है। श्रवण कुमार की कथा सामान्यतः अपने गायन में शामिल करते हैं, इसलिए उनको सरमन भी कई बार कहा जाता है, ठीक। बांस गीत। बांस गीत कहीं ना कहीं कथाएं होती हैं, है ना, और गाते हैं, कुछ कुछ पद्य होते हैं इसमें और कुछ गद्य होते हैं ना, बीच बीच में कथा कहते भी हैं और फिर उसको गाने के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। तो ऐसे बांस गीत होते हैं। इसका यंत्र होता है बांस, इसलिए बांस के यंत्र होते हैं, इसलिए इसमें क्या, इसको क्या कहा गया, बांस गीत। पंडवानी गीत भी सेम इसी तरह का है। पंडवानी गीत महाभारत की जो कथाएं होती हैं कि कभी चीरहरण की बात आ गई, कभी हनुमान जी बैठे उसकी पूंछ नहीं उठा पा रहे हैं आपके भीम, कभी कोई घटना उठाकर, ऐसे कुछ कहा। वही सेम पैटर्न वही है कि कुछ वाद्य मतलब गायन शैली में करते हैं बातें, और कुछ बता कर करते हैं, राइट। पंडवानी गीत इसको कहते हैं। तीजन बाई इसकी बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, आप कभी सर्च करना चाहें यूट्यूब में तो सर्च करके उनको सुन लीजिएगा। देन बात करें घोटुल पाटा। तो घोटुल पाटा ये जनजातीय मृत्यु गीत है। वहां के कुछ जनजातियां, जैसे कि जो बघेलखंड रीजन है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ की कुछ जातियां हैं, विशेष रूप से मुड़िया जनजाति जो होती है उसमें ये घोटुल पाटा नाम की प्रथा पाई जाती है, जो कि मृत्यु गीत है। पुरुषों के द्वारा ये किसी की मृत्यु के समय गाया जाता है, राइट। तो ये घोटुल पाटा है। इसके अलावा गोंड में भी ये देखने को आपको मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में। तो ये कुछ क्या थे, बघेलखंड के लोकगीत थे। क्या थे, विदेशिया गायन, बिरहा गायन और बसदेवा गायन, लगभग एक जैसे हैं। उसके अलावा बांस गीत और पंडवानी एक जैसे हैं, और घोटुल पाटा एक मृत्यु गीत है। क्लियर। तो ये था बघेलखंड के लोकगीत। आराम से इनको एक बार लिख लेना है और 2 बार रिवाइज कर लेना है, सुमिरन करते रहना है, याद हो जाएगा। अब बात करने वाले हम बुंदेलखंड के लोकगीतों की। तो यहां पर आपको पता है कि आल्हा उदल की कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो आल्हा उदल, जो आल्हा खंड एक्चुअली लिखा गया है, उसी को क्या करते हैं, लोग गाते हैं, ठीक। वैसे वास्तव में ये तो मौखिक रूप से ही आया हुआ है, आगे बढ़ा है, आज तक 1000 साल पुरानी ये प्रथा है। तो लोग गाते रहे, गा गा कर ही तो आगे आया है। ये 19वीं सदी में तो संकलित किया गया इनको पुस्तकों में,
इलियट महोदय के द्वारा। तो ये लोग आज भी क्या गाते हैं, कुछ लोग जाते हैं कथाएं ही वही आल्हा उदल की कहते हैं और कुछ नेक वगैरह भी ये प्राप्त करते हैं। इनको अलहैद कहा जाता है जो ऐसा गाते हैं। हरदौल की मनौती, राजा हरदौल भी चंदेल वंश के एक शासक जुझार सिंह थे आपके, और सॉरी बुंदेल वंश के एक शासक जुझार सिंह बुंदेला थे, उनके छोटे भाई थे और कहीं ना कहीं कुछ उनकी कहानियां प्रचलित है। भाभी जी से कान भर दिए गए एक्चुअली शासक के कि भाभी से नाजायज संबंध है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे। तो वहाँ ये जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने जहर पी लिया था अपने भाई के कहने पर, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ गए और प्रसिद्ध हो गए। तो हरदौल की मनौती, हरदौल से संबंधित गीत गाए जाते हैं। भैया हरदौल बड़ो प्यारो, पियो विष दई दई न मारो। फाग गायन, तो फाग होली के पहले कुछ दिन पहले, एक महीना आप मान सकते हैं, गाना चालू हो जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के देवी से संबंधित गीत होते हैं या और भी देवताओं को शामिल करके वो क्या किया करते हैं, फाग गाया करते हैं। फाग गा रहे हैं लोग, है ना, ईश्वरी की फागें आपने सुना होगा, राइट। तो ये फाग गायन आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड है। हालांकि ये निमाड़ में भी होता है, बघेलखंड में भी होता है, लेकिन मोस्टली ये कहां पर होता है, बुंदेलखंड में होता है। बेराइटा गायन, ये भी एक प्रकार का, जैसे देखो यहाँ हमने देखा बांस गीत कथा गायन है, पंडवानी कथा गायन। कथा गायन का मतलब समझते हो ना, कोई महाभारत की घटना उठा लो, किसी बड़े योद्धा की, शासक की, महाराणा प्रताप की उठा लो, ये चीजें कथा के रूप में कहना। कथा भी कैसे, बीच बीच में गाओ और बीच बीच में क्या करो आप उसका वर्णन भी सुनाते जाओ, राइट। तो ये क्या कहलाता है, आपका कथा गायन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सुना भी देता हूँ, मेरे पास मैं सुनता रहता हूँ ये सारी चीजें तो थोड़ा सा ऑनलाइन में आपको आल्हा खंड पहले एक सुन लो, है ना। एक आल्हा खंड आप थोड़ा सा सुन लो, आइडिया लग जाएगा, दूसरी चीजों का भी आइडिया लग जाएगा। ये आल्हा गायन है। पूरब जगन्नाथ महाराज, भूमिया सुमरूगढ़ महोबे का गुरु अमरा का ध्यान लगाए, लिखूं हकीकत गढ़ पथरी की जहाँ पर ब्याहे दल सीराए। सुना आपने, ये क्या है, आल्हा गायन है, राइट। तो ऐसे इसी सुर में आल्हा गाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें आपके पंडवानी गीत एक सुना रहा हूं, तीजन बाई तो नहीं है उसमें, दूसरे एक कलाकार हैं। ध्यान सुनना, कथा गायन है, ये बताने का प्रयास है। थोड़ा सा स्पीड तेज है। भैया एक दिन महाबली भीमसेन फूल खोजे खातिर बर जंगल के मार्ग में जावत रहे रागी। तो भीम जब जंगल में रेंगे रागी तो अलवा जलवा नहीं चले, गर्जत कहे कोई वीर हो तो सामने आओ, अरे कंधा में कदा लेके सुना आपने। इसमें क्या था, इसमें यह था कि थोड़ा सा कथा कही और फिर क्या गीत के रूप में प्रस्तुत करे। ये क्या होता, कथा गायन एक प्रकार का, सभी में ऐसा ही होता है, ठीक। यहाँ भरथरी में भी होगा, तो जिन लोग कथा कही जाएगी इसी प्रकार से कही जाएगी। एक बात और मैं सुना देता हूं साथ में ही, एक अपन देखेंगे निर्गुणिया गायन, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं जो गा रहे हैं। प्रहलाद सिंह टिपानिया नाम है इनका, कई अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको, राइट। तो ये ऐसे चीजें होती हैं, है ना। तो कबीर दास के संबंध में ये निर्गुणिया गायन गाया जाता है, ऐसा। चलो आगे चर्चा उसकी करेंगे। तो आपने भी सुना क्या, आल्हा गायन आपको सुना दिया, पंडवानी गीत सुना दिया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपको सर्च करके चीजें सुनना है। बहुत शानदार जबरदस्त गीत थे, वो सुंदर वाले थे, इसलिए मैंने शामिल कर रखे अपनी प्लेलिस्ट में। बेराइटा गायन, तो इस प्रकार से कथा गायन है, किसी भी कथा को उठाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक। जरूरी नहीं है कि महाभारत की हो, किसी भी बड़े खंड की, किसी बड़े व्यक्तित्व की कथा ऐसी उठाई जा सकती है। बात करें भोला गीत या बम्बुलिया की, तो भोला गीत भगवान शिव और पार्वती पर बेस्ड कुछ गीत होते हैं।
स्त्री और पुरुष प्रतिस्पर्धात्मक शैली में ही गाते हैं और कई बार इसको स्त्रियां फिर अकेले में भी गाती हैं। राइट, तो ये है भोला गीत, इसे बम्बुलिया भी कहते हैं, इसे लमटेरा भी कहते हैं। जगदेव का पुवारा, ये भगतें भी कहते हैं इसको, नॉर्मली बुंदेलखंड में होती है भगतें, है ना। बुंदेलखंड और बघेलखंड की संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। जो आपसे पूछा जाने वाला है वैसे ही याद रखना है, ये सारी चीजें इधर भी होती हैं और इधर की सारी चीजें इधर भी होती हैं, ये ध्यान रखना है ना। लेकिन इधर की चीजें इधर कम होंगी, इधर की चीजें इधर कम होंगी। तो ये भगतें होती हैं, देवी गीत हैं एक प्रकार से ये, और कुछ लोग एकत्र होकर, सामान्यतः जनजातीय व्यक्तित्व ही होते हैं वो, बड़े लोगों की इतनी फुर्सत का है, मध्यम वर्गीय लोग ये सब काम में पढ़ते ही नहीं, है ना। वो सोचते हैं कि अपन तो अपर कास्ट हैं। तो ये सब चीजें कौन करते हैं, जो थोड़ा सा भगवान से जुड़े होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं, भले वो गरीब हैं पर इस ओर उनका पूरा फोकस रहता है। तो जगदेव का पुवारा भगतें होती, कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं और वो ऐसे देवी गीत गाया करते हैं एक साथ मिलजुल कर, बीच बीच में किसी को देवी भी आ जाती। बात करें देवारी गायन की, तो ये कुछ विशिष्ट जातियां वही कहीं ना कहीं जिनको हमारा समाज में, या आप नहीं, हमारा समाज क्या कहता है, निम्न वर्ग का कहता है। तो उनमें से कुछ लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एकत्र होते हैं, कहीं ना कहीं धन का अभाव रहता है इनके पास, तो कुछ मोर पंख वगैरह लगाते हैं और घर घर जाकर दिवाली के बाद और कोई विशेष त्यौहार होता है उसके बाद जाते हैं, कुछ गाना गाते हैं और उसके बदले क्या प्राप्त करते हैं, नेग प्राप्त करते हैं अथवा कुछ अनाज प्राप्त करते हैं। राइट, तो ये हमारे दो हिस्से कंप्लीट हुए, एक था बघेलखंड, दूसरा था बुंदेलखंड। वापस रिपीट करूं इसको, तो आल्हा गायन याद रखना, हरदौल की मनौती इजिली बन जाएगा क्योंकि ये यहीं के हैं। फाग भी ध्यान रखना, फाग की उत्पत्ति कहीं ना कहीं अपने कहां से हुई है, बघेलखंड, बुंदेलखंड से। बेरायटा गायन, भोला गीत या बम्बुलिया गीत, जगदेव का पुवारा और देवारी गायन, ये बुंदेलखंड के थे। ठीक, आइए अब आगे चलते अपन मालवा में। मालवा के गीतों की बात करें तो आपको त्योहार पढ़ाए हैं मैंने, उसमें संजा फुली त्योहार एक पढ़ाया था, है ना, उसी को मामूलिया कहते थे बुंदेलखंड में। तो संजा गीत, वही जो स्त्रियां या युवतियां, कुमारी युवतियां होती हैं, संजा का चित्र बनाती हैं दीवारों पर और फिर शाम के वक्त एकत्र होकर क्या करती हैं, गीत गाती हैं, तो वही गीत क्या कहलाते हैं, संजा गीत। बरसाती वार्ता, बरसात के समय ऋतु से संबंधित जो गीत होते हैं वो आपके बरसाती वार्ता गायन कहलाता है। भर्तहरी, भर्तहरी की कहानियां आपने सुनी होगी, राजा भर्तहरी आपको मैंने साहित्यकार पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि उज्जैन के राजा थे, बाद में वैराग्य धारण कर लिया था, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, यह बात आपको याद रखना है। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय क्या होता है, अपने जीवन को इतना कठोर बना लो कि सारे कर्म इसी जन्म में जल जाएं और आप मोक्ष को प्राप्त हो, वो वाले व्यक्ति नाथ संप्रदाय है ना। तो भर्तहरी उन्हीं में से एक है, गोरखनाथ इनके गुरु थे। तो ऐसे ही भर्तहरी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो जब गीत गाए जाते हैं उसको भर्तहरी गायन कहते हैं। हीड़ गायन भी कुछ ऐसा ही होता है, आपके ऐसा नहीं, मतलब भर्तहरी गायन की तरह नहीं, कहीं ना कहीं कथा गायन के संबंध में ये हीड़ गीत भी होते हैं। लावणी गीत भी याद रखना है, रेलो गीत और निर्गुणिया गायन। राइट, तो ये इनके तो सिर्फ नाम याद रखना, लावणी और रेलो गायन के, है ना, पुस्तकों में लिखे रहते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। निर्गुणिया गायन यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको सबसे नीचे लिखा है। निर्गुणिया गायन वास्तव में कहाँ से रिलेटेड होता है, निमाड़ से, पर कहीं ना कहीं आपके कहाँ से संबंधित है, मालवा से भी संबंधित है। तो जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, उसी तरह से निमाड़ और मालवा की संस्कृतियां भी आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, कि मालवा की चीजें निमाड़ में होती, निमाड़ की चीजें मालवा में होती हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान भी रखना है आपको। निर्गुणिया गायन में क्या होता है, जैसे अभी मैंने सुनाया आपको, निर्गुणिया गायन ही था, किसका सुनाया था अभी, प्रहलाद सिंह टिपानिया जी का सुनाया है। सामान्यतः ये कभी निर्गुण समझते हैं ना, निर्गुण होते हैं, सगुण होते हैं, ये ईश्वर की बात है। आप जब मूर्ति के रूप में या उनका अस्तित्व स्वीकार कर लें तो वो क्या होते हैं, आपके सगुण विचारधारा है। ठीक, और जब आप अस्तित्व ना स्वीकार करें, कोई आपके पास आकार ना हो किसी प्रभु का, बस आप समझें एक ही ईश्वर है और उसी की हमको भक्ति करना है, तो फिर वो क्या कहलाता है, निर्गुण, है ना, कि उनका कोई आकार शेप साइज आप नहीं मानते हैं, वो निर्गुण कहलाते हैं। तो वैसे गीत कहलाते हैं आपकी निर्गुणिया गायन, है ना। कबीर दास ऐसे ही थे, किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ जाति से उनको कोई मतलब नहीं था, ईश्वर की भी भक्ति वैसे करते थे कि केवल एक ईश्वर है और उनको राम ही कहते थे, है ना, पर वो राम और ये राम में अंतर है, उनके राम और जो राम जी प्रभु श्री राम है उनमें अंतर है। तो दोनों ही प्रकार हैं अपने इष्ट को मानने के, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, दोनों ही सफल हैं, दोनों से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक, तो निर्गुणिया गायन जो कबीर दास हैं, रैदास हैं, ऐसे कई सारे जो लोग हुए उनके जो गीत हैं वो गाए जाते हैं इसमें। सेम यहाँ पर भी होगा, तो अब रिपीट नहीं करूंगा, बस ध्यान रखना। वापस से बात करें तो संजा गीत मालवा का है, बरसाती वार्ता मालवा का है, भर्तहरी गायन मालवा का है, हीड़ गायन मालवा का है, लावड़ी गीत, रेलो गीत और निर्गुणिया गायन मालवा में गाए जाते हैं। बात करें अंतिम अपने निमाड़ के, संत सिंगा जी के भजन। संत सिंगा जी के क्या है, भजन फेमस है। संत सिंगा जी कहाँ के थे, निमाड़ के ही थे, बड़वानी में पैदा हुए, खंडवा में
उनकी जो समाधि है वो बनी हुई है। ठीक, तो इनके जो भजन है लिखे तो नहीं थे, इन्होंने लिखा तो नहीं कुछ, लेकिन बाद के लोगों ने उनको संकलन किया और आज बिल्कुल जैसे कि भगवत गीता सुनाई जाती है, शिव पुराण सुनाए जाते हैं, बड़ा आयोजन होता है, उसी तरह से बड़े आयोजन होते हैं और संत सिंगा जी के भजन सुनाए जाते हैं, उनकी स्टोरीज सुनाई जाती हैं। राइट, तो ये संत सिंगा जी के भजन या कि संत सिंगा जी गीत गायन कुछ भी कह दीजिए। कलगी तुर्रा एक कलंगी तुर्रा है, इस पर पीएससी ने प्रश्न पूछ रखा था, संभवतः 2021 में ही पूछ रखा है ना, एक बार चेक करना आप लोग, 21 में ही पूछा था कि कलंगी तुर्रा ये कहां से रिलेटेड है। तो उसमें ऑप्शन थे मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सिंपल वही जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें चूंकि अभी अभी मैंने बताया कि मालवा और निमाड़ की संस्कृतियां क्या है, बहुत मिलती हैं, तो निमाड़ इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन बाद में पीएससी ने मालवा और निमाड़ दोनों को मान रखा क्योंकि मालवा में भी ये चीजें चलती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नाथपंथी, तो नाथपंथी लगभग निर्गुणिया गायन से मिलते जुलते आप समझ लीजिए। नाथ संप्रदाय से संबंधित जैसे लोग होते हैं बड़े बड़े बाल, साधु जैसा वेश, सिंपल समझ लो, भगवा वस्त्रधारी रहते हैं और ऐसा एज्यूम करो जैसे मूवीज में कादर खान वगैरह गाते फिरते थे, है ना, फकीर बने, वैसे ही ये फकीर टाइप के लोग होते हैं और अपने कुछ आराध्य जो होते हैं उनके, जैसे गोरखनाथ से संबंधित गीत हो गए, भर्तहरि से संबंधित गीत हो गए। भर्तहरि गायन अलग है जबकि नाथपंथी गायन अलग है, लेकिन दोनों की चीजों में क्या है, अलग अलग अंतर है। नाथपंथी भर्तहरि मतलब नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। कुछ 12 गुरु श्रेष्ठ हैं आपके नाथों में, तो उनमें से भर्तहरि को भी शामिल किया गया है, तो भर्तहरि को हल्के में नहीं लेना है। मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं, भर्तहरि हैं, ये नाथ संप्रदाय के बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो इनसे संबंधित चीजें क्या है इसमें गाई जाती हैं। कौन गाते हैं, तो वही जो भगवा वस्त्रधारी संत टाइप के होते हैं लोग, वो नाथ कहलाते हैं, वो नाथपंथी ही कहलाते हैं और वही ये गीत गाते हैं। निर्गुणिया गायन अभी सिखा दिया आपको। गरबा और गरबी गीत है ना, गरबा और गरबी। तो गरबा स्त्री प्रधान होता है, डांडिया वांडिया खेलते हैं। गरबा आप भी जानते होंगे, देवी के टाइम पर जब नवरात्र आती है तो गरबा होते हैं, आयोजन होता है उनका। तो ये स्त्री से संबंधित देवी गीत होते हैं, लेकिन इसका ही उल्टा है गरबी। गरबी पुरुष परक एक संगीत होता है, पुरुष परक गीत होता है, इसमें पुरुष मतलब गाने गाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। गवलन है ना, तो गरबा, गरबी, गवलन ये तीनों ही कहाँ है, निमाड़ में होते हैं, पहले तो ये याद रखना है। ठीक, कहीं ना कहीं ये निमाड़ क्षेत्र गुजरात से जुड़ा हुआ है, ये गुजरात की एक्चुअली संस्कृति है जो यहाँ से टच है। तो गवलन भी एक पुरुष परक आपका लोक गायन है, इसमें कृष्ण लीला से संबंधित चीजें होती हैं, विशेष ये है। ठीक, कि भगवान कृष्ण से, यह गरबा गरबी कहाँ देवी गीत है, और इसमें गवलन में क्या होता है, कृष्ण लीला से संबंधित चीजें होती, रास लीला से संबंधित चीजें होती है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक, मशाण्या या काया खोज, ये एक प्रकार का निमाड़ में गाया जाने वाला क्या है, मृत्यु गीत है, किसी की मृत्यु के उपरांत इसको गाया जाता है। तो ये बात थी प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश के लोक संगीतों की। सेम पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने सिखा दिया। एक क्वेश्चन एग्जांपल मुझे जो लेटेस्ट याद रहा ये मैंने बताया है, इनमें से कई क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि इकलौता क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है। अब मैं बताऊंगा तो फिर डेट नहीं याद आएगी, कुछ नहीं याद आएगा, आप खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा कर ये देख सकते हैं, लगा ही लिया होगा आपने, तो इसका महत्व भी समझ में आ गया होगा इस तालिका का आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सेम इसी पैटर्न पर क्या, लोक नृत्य देखना है। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की, कि कौन सा लोक नृत्य कहां होता है। थोड़ा सा इनमें संख्या कम जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब संगीत तो थोड़ा बहुत बताने का भी था, नृत्य ठीक और भी गड़बड़ बात है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर लगेगा आपको कैसे होता होगा वास्तव में। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लोक नृत्य कौन कौन से मध्य प्रदेश के। पैटर्न सेम यही है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, अलग अलग जगहों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, इनको आपको याद रखना पड़ते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं, अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट होकर सिर्फ इनके नाम सुनना है कि कहाँ का क्या है। आप जिस जगह के होंगे तो आपको इजिली याद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उस क्षेत्र के नहीं है तो दूसरी जगहों को याद तो करने ही पड़ेंगे। बात करें बघेलखंड की, बघेलखंड में देखो बिरहा गीत ही हमने देखा है, और अहीर जाति के लोग करते हैं, तो बिरहा या अहिरहाई इसको कहा जाता है। ये गीत भी होते हैं और आपके नृत्य भी हैं। देन बात करें केहरा, केहरा नृत्य, ऐसा नृत्य शब्द जरूर लगाते जाना, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन, आप एक और क्वेश्चन का प्रकार समझ लो कि कोई चीज क्या है, पीएससी ने पूछ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन कि ये जो है आपका मटकी, ये क्या है, लोक नृत्य है कि लोक नाट्य है कि लोक संगीत है, ये क्या है। इस तरह भी आपको याद रखना है, इसलिए नाम याद रखना जरूरी है कि चीज क्या है। और जब भी ये शब्द याद करें अंत में जरूर वो शब्द लगा दें, क्योंकि याद करते करते हमारे वो जुड़ा ही रहता है सब। तो मटकी पूछेगा तो अपने आप ही आपके मन में नृत्य निकल आएगा कि मटकी नृत्य, ठीक, बम्बुलिया गायन है ना, भोला गीत, ऐसे वो अपने आप ही निकल आए। तो गीत, नृत्य, नाट्य ऐसे शब्द लगे रहना चाहिए, माच नाट्य, राइट। तो इस तरह से तो बिरहा नृत्य, इसके अलावा केहरा नृत्य,
केमाली नृत्य या साजन सजनई नृत्य, कलसा नृत्य, दादर नृत्य, राई तो विश्व प्रसिद्ध है, उसके अलावा अटारी नृत्य। ये कहाँ के हैं? आपके बघेलखंड के हैं। राई बुंदेलखंड में भी होगी, राई यहाँ नीचे लिखी है और यहाँ ऊपर लिखी है, तो आप इसका महत्व समझ पा रहे होंगे। राई आपके बघेलखंड में भी होती है, लेकिन वास्तव में उसकी जो जगह है, जो ज्यादा आपका केंद्रित है, जो ये राई वाली चीज, वो कहाँ है? आपके बुंदेलखंड में है। तो राई जो है आपका लोक राजकीय नृत्य भी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। राई नृत्य क्या है? आपके प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। तो राई नृत्य, अटारी नृत्य आप पढ़ चुके थे, बैगा जनजाति के द्वारा किया, बैगा जनजाति के द्वारा किया जा रहा था। तो ये कुछ नृत्य थे बघेलखंड के। बात करें बुंदेलखंड के नृत्यों की, तो राई एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बता ही दिया, राजकीय नृत्य है, यह याद रखना। एक बेड़नी होती है, आसपास एक पुरुष घूमता रहता है, विदूषक कहते हैं उसको, है ना। और जो नृत्य करने वाली नृत्यांगना होती है उसको क्या कहते हैं? अपन बेड़नी कहते हैं। और कुछ संगीतकार बैठे रहते हैं, कुछ धुन वगैरह बजाते रहते हैं, कुछ गाते भी रहते हैं, और एक कलाकार होता है विदूषक, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो घूम घूम कर कुछ संवाद भी करता है लोगों से। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ राई नृत्य होते हैं। ढिमरहाई नृत्य, तो राई नृत्य और ढिमरहाई नृत्य ये कुछ छोटी जाति, सामान्यतः धोबी जाति होती है, उसमें ये काम किया जाता है, ऐसे नृत्य कुछ किए जाते हैं, उसको ढिमरहाई कहते हैं। बधाई नृत्य, बधाई ये सब कहीं ना कहीं कुछ उत्सव में नृत्य होते होंगे। तो उत्सव कौन कौन से हो सकते हैं? किसी का जन्म उत्सव हो सकता है, कोई विवाह उत्सव हो सकता है, या कि जिसमें आपको खुशी मिले वह उत्सव हो सकता है। राई आप जब चाहें आयोजन करवा लें, आपके घर में बच्चा हो करवा लीजिए, आपके यहाँ शादी है करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहीं ना कहीं नृत्य कब करवाए जाते हैं? जब आपके कुछ ना कुछ उत्सव होता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जन्म उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, ऐसे जगहों पर ये, ऐसे टाइम पर ये होते हैं। बधाई नृत्य सामान्यतः जब बच्चे पैदा होते हैं तब किए जाते हैं। कन्नड़ियाई नृत्य या इसी को कानड़ा नृत्य कहते हैं। इसके अलावा सैरा नृत्य, नौरता नृत्य और अखाड़ा नृत्य। राइट, नौरता अपन ने पढ़ा भी था, नवरात्रि के टाइम पर आपका एक त्योहार भी होता है नौरता। राइट, तो दशहरा के पहले होता है, तो यहाँ पर नौरता एक नृत्य भी है, यह भी आप याद रखें। बात करें मालवा की, तो बड़े प्रसिद्ध है नृत्य कुछ मटकी नृत्य। मटकी बड़ा नाचते हैं लोग बाग यहाँ के, ढोल के साथ नाचते हैं, तो उनको और आनंद आ जाता है ना। देवी या गणेश उत्सव जब होता है तो ये क्या करते हैं? मटकी लगवाते हैं मतलब ढोल में, और बढ़िया नाचते हैं। पतंग नाच, इसके अलावा रजवाड़ी नाच और डंडा नृत्य। ठीक, डंडा नृत्य में डंडे के साथ कुछ कलात्मक चीजें दिखाकर वो नृत्य होते हैं, वो डंडा नृत्य कहलाते हैं। चलो, इसमें भी आएगा डंडा नृत्य, ये ध्यान रखना है। तो मटकी, पतंग, रजवाड़ी और डंडा नृत्य कहाँ के हैं? आपके मालवा के हैं। ये तो 4 ही संख्या में है, तो इजिली आपको याद हो जाएंगे। बात करें गणगौर उत्सव की, निमाड़ में है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नृत्य, तो ये गणगौर नृत्य है। हम पढ़ चुके हैं पीछे मध्य प्रदेश के पर्व या त्योहार, तो उसमें मैंने आपको गणगौर उत्सव भी पढ़ाया हुआ था। तो कहाँ का है गणगौर उत्सव? आपने पढ़ा था कि निमाड़ का है, तो इजिली कनेक्ट कर पाएंगे कि गणगौर नृत्य कहाँ का होगा? निमाड़ का है। फिर एक काठी नृत्य है, शिव और पार्वती से संबंधित ये नृत्य है। घर घर लोग जाते हैं, नृत्य करते हैं और कुछ प्राप्त करते हैं नेग के रूप में। फेफरिया नृत्य, माल्या नृत्य, डंडा नृत्य निमाड़ और मालवा दोनों जगहों पर, और एक होता है अड़ा खड़ा नृत्य। बस नाम याद रखिए, लेक्चर बढ़ रहा है, मैंने सोचा था इतने समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी खत्म कर लेंगे इसको। ठीक, याद हो जाएगा। गणगौर, काठी, फेफरिया, मड़ल्या, डंडा और अड़ा खड़ा नृत्य, यह है निमाड़ के। आगे बड़े प्यारे बच्चों, तो लोक नृत्य के अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए? लोक नाट्य। संख्या और कम हो जाएगी, चिंता नहीं करना है, इजिली याद हो जाएंगे सब। क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, मैं इसी तरह से सजाने का प्रयास करता हूं अपनी नोट्स को कि आपको तकलीफ ना हो। इनमें तो इजिली याद हो जाएंगे, छोटे छोटे नाम हैं, याद करना है आपको बघेलखंड के। तो शुरू करते हैं निमाड़ से इस बार। रासलीला, रासलीला किससे संबंधित होगी? भाई भगवान कृष्ण से संबंधित होगी। रासलीला वगैरह उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती, फिर भी निमाड़ में ये पाया जाता है। गम्मत, गम्मत एक प्रकार का लोकनाट्य है, वही वाद विवाद शैली टाइप का इसमें भी नाटक किया जाता है। नाट्य का मतलब नाटक होता है, ध्यान रखना है ना। मालवा की बात करें तो मालवा में आपका एक होता है माचा। माचा बहुत प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है, ये ध्यान रखना है। मंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और मंच से बना है आगे चल के माच। उज्जैन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, यह इतना आप याद रखेंगे। फिर एक होता है भवई नाट्य और कठपुतली नाट्य। कठपुतली तो आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, उंगलियों से नचाने वाली कठपुतली, वो है कठपुतली नाट्य। तो निमाड़ में रास लीला और गम्मत केवल 2, मालवा में आए तो 3, माचा, भवई और कठपुतली नाट्य। आ जाते इधर बुंदेलखंड में तो आ जाते 4। 4 में कौन कौन से? स्वांग, ठीक, स्वांग नाट्य, इसके अलावा अखाड़ा, नौटंकी,
और खम्ब स्वांग। स्वांग मतलब समझते हैं, स्वांग का मतलब ही खुद नाटक है। तो बात करें बुंदेलखंड के लोक नाट्यों की, वह है आपके स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी और खम्ब स्वांग। इसमें से 3 एक साथ कर सकते हैं आप, सॉन्ग, स्वांग, खम्ब स्वांग और नौटंकी। ये एक जैसे ही शब्द हैं, इन तीनों का ही मतलब नाटक करना ही होता है। ज्यादा स्वांग न रचो मेरे सामने, ज्यादा टंकी ना करो मेरे सामने, नाटक ना करो मेरे सामने, मतलब वही है। तो इस प्रकार से इन तीनों को याद रखना। बात करें बघेलखंड की, तो लकड़बग्घा नृत्य, हिंगोला नृत्य, छाहुर नृत्य, और नृत्य नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मिसप्रिंट है, नृत्य नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, लोक नाट्य। तो लकड़बग्घा नाट्य, हिंगोला, छाहुर, मनसुखा, जिंदबा या बहलोल, कर्मा, नौटंकी, चंदैनी नाटक करती है एक राउत जनजाति। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारे क्या हुए लोक नाट्य, जिनके नाम आपने अभी देखे। तो हमने कंप्लीट किया है प्यारे बच्चों अभी अभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब आ जाते हैं अपन लोक चित्रकला में। किसमें आ जाते हैं, लोक चित्रकला में। मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला की बात करें तो सेम उसी पैटर्न में हम देख लेते हैं जैसे अभी पीछे पढ़ा हमने। इसमें क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां क्या चित्र बनाए जाते हैं, किस नाम से, यह देखना है। बघेलखंड में जो चित्र बनाए जाते हैं वह होते हैं कोहबर, देन तिलंगा, छठी का चित्र, न्यूरा नमे और मोर मुरैला। ये ध्यान से सुनना है बस। बात करें बुंदेलखंड के लोक चित्रों की तो सुरैती, चौक, मोरते, नौरता और मामूलिया। मालवा के लोक चित्रों को ध्यान से सुनिए तो चित्रावण, माड़ना, संजा और सवनाही। निमाड़ के चित्रों को ध्यान से आप सुनेंगे तो जिरौती, माड़ना, संजा और पगल्या। कुछ कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पर तो नहीं है कोई, यहाँ पर संजा और संजा दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या किया प्यारे बच्चों, हमने चित्रकला को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये एक संक्षिप्त में चीजें थी, 3-4 बातें हमने इस छोटे से लेक्चर में क्या की प्यारे बच्चों, कंप्लीट की। चलिए, जो चीजें थी वो कंप्लीट हुई हैं लगभग। एक आध बातें बची हैं जैसे कि बोलियां वगैरह, उसको अगले लेक्चर में करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। छोटे से लेक्चर में आप इसको जल्दी सुन पाएंगे, क्योंकि इसलिए इसमें जानकारी कम है। तो जितना भी है बार बार रिपीट करके और गति बढ़ाकर अपने चैनल की या कि अपने वीडियो की सुन सकते हैं, याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखेंगे आप अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।